अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि जीत और हार के फैसले नियतों पर भी होते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है। और उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील खड़ा है, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हैदराबाद के बाद औरंगाबाद जैसे मुकाम से ये जो पिछले 30-35 सालों से शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, और बाल ठाकरे बड़े फख्र के साथ ये कहता था कि मुंबई के बाद मेरा सबसे बड़ा गढ़ अगर कोई है तो वो औरंगाबाद है। और उस औरंगाबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनकर आना, उस दौर के अंदर जहां पूरे मुल्क के अंदर मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन औरंगाबाद और हैदराबाद में मजलिस की लहर चल रही थी। यकीनन इस जीत में आप लोगों का कितना बड़ा हाथ है मैं भी जानता हूं। आप ये कहेंगे कि हमने तो आपको वोट ही नहीं दिया है, आप वोट दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके हाथ जब भी दुआओं के लिए उठते थे, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आप औरंगाबाद के इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान साहब के लिए भी यकीनन आप दुआएं करते थे। और उसी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने हटाकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को लहराया। और उसके फौरन बाद हुए बल्दिया के चुनाव के अंदर 26 हमारे कॉरपोरेटर्स चुनकर आए। उन 26 के अंदर 6 कॉरपोरेटर्स अलग जाति, धर्म और मजहब के थे। एक जो डर का माहौल तैयार किया गया था कि मजलिस आई है तो महाराष्ट्र में दंगे होंगे, फसाद होंगे, महाराष्ट्र का माहौल खराब होगा, उसको हमने सिर्फ अपने काम की बुनियाद के ऊपर वो पूरी सोच और वो पूरी जहनियत को हमने खत्म किया है। यकीनन मुझे मालूम है कि आज हैदराबाद में जिस तरह की साजिशें रची जा रही है, कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं, सिर्फ इस इरादे से कि अगर मजलिस के गढ़ के अंदर मजलिस को कमजोर कर दिया जाए तो पूरे मुल्क के अंदर मजलिस कमजोर हो जाएगी। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, अगर हैदराबाद है तो बिहार है, हैदराबाद है तो दिल्ली है, हैदराबाद है तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इसीलिए आज हैदराबाद की सड़कों के ऊपर जब मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसलमान कांग्रेस के नेताओं को देख रहा हूं तो यकीनन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि उन्हें कोई भी चल जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा उनका कोई मकसद नहीं है। मकसद, इरादा बड़ा साफ है कि मजलिस के नुमाइंदों को कैसे यहां पर हराया जा सकता है, इनके वोटों का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। और यही वोटों का बंटवारा आज इस मुल्क से हमारी क़यादत को खत्म कर चुका है। कभी गौर करिए इस बात के ऊपर कि लोकसभा के अंदर किसी जमाने में भी नहीं, आज से महज 20 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के 550 में से सिर्फ 2 MP चुनकर आते थे, 2। ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज 2 से वो कहां पहुंच गए, 300 पे पहुंच गए। 303 MP उनके चुनकर आए। 2 से 303 का सफर उन्होंने तय किया है। और उसी पार्लियामेंट के अंदर जहां कभी आपकी क़यादत 47 मुस्लिम MPs वहां पर जाकर बैठते थे, 20 साल के बाद हम कहां पर आ गए, तो हम 23 के आंकड़े के ऊपर आ गए। कुछ सालों के बाद शायद अगर हम यूं ही बढ़ते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, तो हो सकता है कि इन ऐवानों के अंदर तुम्हारी आवाज तक नहीं पहुंचाने वाला कोई रहेगा। यकीनन
हर सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। यहां पे मजलिस तो महज 9 सीटों के ऊपर लड़ रही है। हम हैदराबाद की आवाम से यह अपील करने के लिए आए हैं, 191 सीटें जो है, बाकी जितनी भी सीटें बची हुई है उसमें आपको जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन मजलिस के नुमाइंदे तेलंगाना की विधानसभा के अंदर जाना इसलिए जरूरी है कि ये वो ताकत है, ये वो शहर है जिसने आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के अंदर अगर सियासी बेदारी तैयार की है, पैदा की है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरी जिम्मेदारी, पूरा क्रेडिट जाता है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। वरना इलेक्शन हमारे लिए क्या मायने रखता था? हम तो किसी और को, हर एक को हम अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। मेरा नेता राहुल गांधी हो सकता है, मेरा नेता शरद पवार हो सकता है, मेरा नेता मुलायम सिंह हो सकता है, अखिलेश यादव हो सकता है, लालू प्रसाद हो सकता है, शरद पवार हो सकता है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी कैसा? असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ आज जो ये सब खेल खेला जा रहा है, लीजिए अब मैं नारा देता हूं, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? जोरदार तालियों से हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करिए। मुझे मालूम है कि असद साहब को बहुत सारे जलसों में जाना पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पर खत्म करते हुए असद साहब को मौका दूंगा। हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब मुसलमानों, दलितों, अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, कबाइलियों और आदिवासियों के बेबाक, बेलौस रहनुमा वो कायद मोहतरमुल मुकाम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, यहाँ पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। आज जो मुकाबिला आपकी अपनी बताएं अजीज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मुकाबिला है, ये तमाम फिरका परस्त जमातें आपकी बताएं अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकाबले में एक जो है मंसूबाबंद साजिश के तहत आई है। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को कमजोर किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐवान पार्लियामेंट के अंदर चाहे हमारी शिनाख्त का मसला हो, चाहे सीएए का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, यही वो क़यादत है, यही वो बेबाक और बेलौस कायद है मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर सीए और एनआरसी का जो है बिल फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक दिया था। वो यही कायद है नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कुछ लोग नजरों की रोशनी की तरह होते हैं, कुछ लोग नजरों की रोशनी की तरह होते हैं, अगर वो साथ हो तो अंधेरों में भी रास्ते निकल आते हैं। कुछ लोग नजरों की रोशनी की तरह होते हैं, कुछ लोग नजरों की रोशनी की तरह होते हैं, अगर ये साथ हो तो अंधेरों में भी रास्ते निकल आते हैं। यही मोहतरम मूल मुकाम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज फिरका परस्त पार्टियों के, आज वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, वक्त के यूनियन मिनिस्टर के और दीगर चीफ मिनिस्टरों के, ये तमाम फिरका परस्त जमातें, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस के जितने आलेकार जमातें हैं, जिसके अंदर कांग्रेस भी शामिल है, उनकी आंखों के अंदर क्यों खटकते हैं? आप मालूम है कि ये जो मजलूमों की आवाज उठाते हैं, करोड़ों हमारे मुल्क जो है, मुल्क अजीज के, मुल्क हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों की बात करते हैं नकीब मिल्लत, करोड़ों जो है दलितों की बात करते हैं, करोड़ों गरीब लोगों की बात करते हैं, पसमानदा तबकात के मसाइल की बात करते हैं,
यही वजह है कि ये फिरका पर जमातें नहीं चाहती कि ये हमारे मिल्लत मजलूम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो कारनामे अंजाम दिए, चाहे वो तालीमी मैदान के अंदर हो, चाहे वो सेहत के मैदान के अंदर हो, चाहे वो माशी मैदान के अंदर हो, आज जो है मिल्लत मजलूम के लिए अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने जो कारनामे अगर अंजाम दिए हैं तो वो आपकी अपनी मताए अजीज अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और उनके कायद नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कारनामे आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपते हैं, यहाँ के लंदन के अखबारात के अंदर छपते हैं, फ्रांस के अखबारात के अंदर छपते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर छपते हैं। और वहां पर हमारे लोग डेक्कन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के वहां पर हमारे बच्चे वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बन के वहां पर वो जो है इन तमाम ममालिक के अंदर हमारे जो है नौजवान बच्चे वहां पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं जो है इंतहाई अदब और एहतराम से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से मैं जो है बहुत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें मुखातिब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, अजीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात की रायदही का दिन 30 नवंबर है और आज का ये जलसा आखिरी जलसा होगा और कल शाम में 5 बजे तमाम इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुंचेगी। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप 30 तारीख के दिन अपना एक रिकॉर्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके जनाब माजिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके हक में इस्तेमाल करके आप मजलिस को हल्के असम्बली नामबंदी से कामयाब करिए और अपना MLA मुंतखब करिए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुरुआत में एक चीज़ का जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, जो आज BJP के तेलंगाना के सदर ने निहायत ही एक दिल आज़ार बयान दिया है। आज BJP के सदर तेलंगाना के और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आए और BJP ने हमेशा की तरह पुरानी बात को कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर हम भाग्यनगर कर देंगे, मगर किशन रेड्डी उससे आगे जाकर ये कहते हैं कि ये हैदर कौन है, ये हैदर कहां से आया, ये कैसे नाम रखते हैं। हम किशन रेड्डी को बताना चाह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम हजरत अली हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है और किशन रेड्डी को कोई अख्तियार नहीं है कि हम तमाम की दिल आज़ारी करें और ये बोलें कि हैदर कौन है। हम किशन रेड्डी को बताना चाह रहे हैं कि हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। हैदर कर्रार शहजादी जन्नत के शौहर हैं, हैदर कर्रार शहजादी जन्नत के वालिद हैं और हैदर कर्रार ने इमाम हुसैन और इमाम हसन को सिखाया था, ये तरबियत दी कि कभी भी बातिल ताकतों के आगे समझौता नहीं करना। ये वही हैदर कर्रार है किशन रेड्डी जिन्होंने खैबर के किले के दरवाजे को फाड़ कर फेंक दिया था। ये वही हैदर कर्रार है किशन रेड्डी जिस किसी को दुनिया में विलायत मिली उसको हैदर कर्रार से निस्बत थी तो उसको विलायत मिलती है। तो बड़ी अफसोसनाक, बड़ी तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी मुस्लिम नफरत में इतना आगे बढ़ जाती है कि इस तरह के बयानात देकर हम तमाम की दिल आज़ारी करती है। हैदराबाद का नाम बदल देंगे,
नाम रखेंगे भाग्यनगर। अरे कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा बताओ हमको। तारीख के कौन सी किताब में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बताओ हमको जो नाम आप लिखा हुआ है। कहीं पर भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है भाग्यनगर। मगर सिर्फ नफरत की सियासत बीजेपी करती है और नफरत के नाम पर बीजेपी वोट हासिल करना चाहती है। दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो नफरत करेंगे और इससे दिल आज़ार बयानात देंगे। तो हम किशन रेड्डी के बीजेपी के इस बयान की मजम्मत करते हैं और इस बात का डिमांड करते हैं कि किशन रेड्डी अपने उस जुमले को वापस ले जिसमें कह रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह हैदर कौन है। ये हैदराबाद का नाम हैदर कर्रार के नाम पर रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इस शहर का नाम हैदराबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हल्का असेंबली नामपल्ली में बीजेपी एक साजिश रचा रही है और बीजेपी की कोशिश यह है कि हल्का असेंबली नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। बीजेपी और बीजेपी के तमाम आरएसएस ये तमाम एक साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब मजलिस का मुखालिफ, मजलिस का दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तो ये बहुत जरूरी और लाजमी हम पर है कि हम भी अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें। जब वो मुत्तहिदा तौर पर कोशिश में लग गए हैं कि मजलिस की कामयाबी को नामपल्ली से रोका जाए, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम पहले से ज्यादा अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। 30 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को जाय होने ना दें। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि बीजेपी की साजिश को समझिए कि बीजेपी नामपल्ली में कांग्रेस की मदद कर रही है और कांग्रेस गोशा महल में बीजेपी की मदद कर रही है। वहां पर एक कमजोर उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या राहुल गांधी गए गोशा महल को? नहीं गए। वैसे ही एक साजिश बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कर रही है अंबरपेट में, और वहां पर अंबरपेट में कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर कांग्रेस को जिताया जाए। ऐसे ही कोशिश एक निजामाबाद के शहर के असेंबली हल्के में की जा रही है। वहां पर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि निजामाबाद में बीजेपी जीत जाए। निर्मल में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। करीमनगर में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीत जाए। आप देखना जब नतीजे आएंगे, वोटों का तनासुब आप देख लेना, उसके बाद आपको याद आएगा अरे हमको असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही थी। मगर कहीं उस वक्त तक देर ना हो जाए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इख्तलाफ आपको रह सकता है मुझसे, आपको इख्तलाफ रह सकता है कि हमारे पास ये मोरी का काम नहीं हुआ, मगर याद रखिए सीमेंट रोड और मोरी का काम मुकम्मल हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन के बाद उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। मगर अगर हमारा इत्तेहाद कमजोर होगा, अगर हमारे वोट जाय होंगे तो इसका फायदा बीजेपी आरएसएस को होगा। तो इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश ये है कि आप 30 नवंबर के दिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, जो इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैसे लेकर इलेक्शन लड़ती है। राहुल गांधी का फर्स्ट फ्लोर खाली रहता है हमेशा, वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर में कुछ नहीं रहता उनके, जो दिल में आया बके जाते हैं। हम राहुल गांधी को ये सवाल करना चाह रहे हैं कि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 19 साल से शिवसेना जीत रही थी, कई 19 साल से कांग्रेस ने कोशिश किया हराने की, नहीं हराए। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज जलील साहब उम्मीदवार बने तो मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद की उस अवाम को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, सबने इम्तियाज जलील साहब को 19 साल के शिवसेना के एमपी के आगे कामयाब किया और उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब किया। बताओ राहुल गांधी आप क्यों नहीं हरा पाए? राहुल गांधी इल्जाम लगा दिए
अच्छा आप बताइए कि क्या राहुल गांधी की जबान से आपने कभी CAA के खिलाफ की कोई तकरीर सुनी? NPR NRC के ताल्लुक से आपने राहुल गांधी की कोई तकरीर सुनी? नहीं सुनी आपने और हमने। पार्लियामेंट में नहीं बोले, बैठे रहे। क्यों नहीं बोले? इसलिए कि असल उनका हिंदुत्व का चेहरा जाहिर ना हो जाए। फिर कश्मीर जो हिंदुस्तान की एक वाहिद रियासत थी जहां पर मुस्लिम अकलियत आबादी में ज्यादा थी, एक रियासत में 370 को हटाया गया, गैर कानूनी तरीके से 370 को हटाया गया। राहुल गांधी अपनी जबान से आज तक आर्टिकल 370 के बारे में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली एजेंडा सामने आ जाएगा। ट्रिपल तलाक का कानून है, 3 मर्तबा पार्लियामेंट में लाया गया। एक मर्तबा राहुल गांधी ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर कोई बयान देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका असली हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाएगा। एनकाउंटर होता है बच्चों का, गोलियां चलाई जाती है, मॉब लिंचिंग होता है। कभी तो बोलो, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? डर है कि उनका वोट ना मिले। फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जुनैद और नसीर को घाटमीका के मुकाम से किडनैप करके गौ रक्षक ले जाकर हरियाणा में जला देते हैं। राहुल गांधी ना बोलते हैं, अरे उनके घर को जाना दूर की बात, एक लफ्ज नहीं बोलते। ये इनका असली चेहरा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल गांधी को, बोलो ट्रिपल तलाक पर, बोलो 370 पर, बोलो एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग पर बोलो। इलाहाबाद में 2 कैदी हैं जिसमें एक साबिका रुकने पार्लियामान भी है, कैदी है। कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया, कोर्ट की कस्टडी में, हाथों में हथकड़ी है, गोली मार दिया जाता है दोनों को। क्या राहुल गांधी बोले? कोई आपने तकरीर सुनी उनकी? और इल्जाम किस पे लगता है? असदुद्दीन ओवैसी पर। यानी हर मसले पर हम बोलना, ट्रिपल तलाक पर हम बोलना, 370 के खिलाफ हम बोलना, CAA के कानून को 306 मोदी के MP के सामने हम फाड़ना, हर हमारा वजूद खतरे में आना, मेरी बेटी का हिजाब खतरा बनता है, हलाल गोश्त की दुकान खतरा बनता है, कुछ नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में रिजर्वेशन निकाल दिया गया, बीजेपी ने निकाला। 6 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत बन के, रिजर्वेशन पे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए ना। असदुद्दीन ओवैसी पर बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने वो कर दिया। अरे जो मुद्दे हैं जिससे मुझे परेशान किया जा रहा है, जिससे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। अब यहां आ गए तो एक तकरीर में बोल दिए कि मोदी के 2 यार असदुद्दीन ओवैसी और KCR। अब राहुल गांधी को हम जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली, तुम्हारी अम्मा इटली से आई थी, तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी से हार, ये तुम्हारे 2 प्यार। जहां कई इलेक्शन लड़ते मोदी जीत जाते। मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी है। इनकी अमेठी की लोकसभा की सीट मैं नहीं लड़ा, इनके दादी लड़े, इनके वालिद लड़े, ये हार गए। किसके खिलाफ? स्मृति ईरानी के खिलाफ। अब बोलो कैसा हार गए? बताओ कैसे हार गए तुम? इनकी बहन साहिबा वो भी हमारे पीछे पड़ गई। 401 उत्तर प्रदेश के असेंबली सीट लड़े ये लोग, 1 जीते, 250 बीजेपी जीती, मगर असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम। 401 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में, 1 असेंबली का सीट जीते, मगर ओवैसी पर इल्जाम। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन सिकंदराबाद में हल्का आता है, पार्लियामेंट हल्का, ये इलाका सिकंदराबाद में आता है। आपने बीजेपी को वोट दिया, जो नहीं दिया हाथ उठाओ, शर्माओ मत, डरो मत। नहीं दिए, नहीं दिए ना। अब करेक्ट सुनो, मजलिस का उम्मीदवार था, नहीं था तो हाथ उठाओ।
कौन जीते यहां से? कैसा जीते? ने कैसा जीते? हम तो नहीं थे ना। मैं आके आपको कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका भी नहीं। अब कैसा जीते? अरे भाई यही तो बता रहा हूं, ये कांग्रेस है। जब हम इन सच्चाई को बयान करते हैं इनको नफरत हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी से। मैं नहीं लड़ा, सिकंदराबाद बीजेपी जीत गई। अच्छा, और सिकंदराबाद में बीजेपी, सिकंदराबाद में 7 हलके हैं। नामपल्ली वो हलका था जहां पर बीजेपी को कम वोट मिले। कहां से मिले? ये इलाकों से। जहां पे शेरवानी टोपी है वहां से वोट नहीं मिले। देख लो आप, बूथ वाइज रिकॉर्ड निकलता ना आजकल। तो फिर हम पे इल्जाम, अरे आप जिता रहे बीजेपी को। बीजेपी मोदी जब से वजीर आजम बने, किसका घर टूट रहा है बुलडोजर से? मेरा घर। किसका एनकाउंटर हो रहा है? मेरा। CAA का कानून बनाकर मेरी शहरियत को खतरे में ला लिए, मैं खतरे में। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाकर हमारी खवातीन को नुकसान पहुंचा रहे, हमारे लिए कानून बनाया गया। आपका क्या नुकसान हुआ? आप सिर्फ वजीर आजम नहीं बन सके, आपको इख्तियार नहीं मिला। अरे मेरा वजूद तो खतरे में आ गया ना। मेरा वजूद खतरे में आ गया तुम्हारी नाअहली की वजह से। और आप बोलते मैं मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान की तुम बात कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत की दुकान? तुम सदर थे 2019 में और तुम 500 सीट लड़के सिर्फ 50 सीट जीते। मोदी 306 जीत गया, मैं 3 लड़ा। और इल्जाम मेज पर, इल्जाम इसलिए लगता है कि राहुल गांधी हो या मोदी हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई लीडर बने। माजिद से दुश्मनी क्यों? क्योंकि माजिद इंशाअल्लाह जीतेगा नामपल्ली। एमएलए तो रहेगा मगर माजिद लीडर बनेगा गरीबों का। माजिद एक टीचर का बेटा है, कोई खानदान पानदान से उसका ताल्लुक नहीं है। ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, ये सुनो, विट्ठलवाड़ी का रहने वाला था। बहुत किस्से हैं इसके। मोटरसाइकिल के पीछे टायर रखते, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपनिया कौन चोरी करता था विट्ठलवाड़ी में प्यारे? नहीं मालूम मेरे को। शिजरा बयान कर दूंगा पूरा, मगर वक्त है उसके लिए। आज इतनी चुमटी काफी है। अब राहुल गांधी बताओ, आप 500 आप लड़े, 50 जीते, मगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार। ओवैसी जी पैसे लेते हैं। अरे राहुल गांधी, अकल नाम की कोई चीज दिमाग में है नहीं है। आप ये बोलते हैं, अरे भाई मनमोहन सिंह वजीर आजम थे 2008 में, न्यूक्लियर डील में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, मैं खड़े होकर तायीद करा। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी की तायीद किया जिनके साथ है, मैं खड़े होकर तायीद किया। जब क्या दिए थे मेरे को आप? कितने पैसे दिए थे मुझे आप? अरे राहुल गांधी, सोचो बोलने से पहले। अब आप बोलते मुझे कि फुला ऐसा। राहुल गांधी, आप 50 साल होके हो गया, 50 क्रॉस कर लिया। आप अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा, तो आप अकेले हैं। 50 साल के हो गए, आपका फैसला है। आपकी जिंदगी में हम कोई मदाखलत नहीं कर रहे, मगर जब आप हमको बोलते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं। कोई छेड़ा तो उसको छोड़ते नहीं। 50 साल के आप हो गए हैं। जरा ये यार का जो आपको दिमाग में जबान पे यार यार आ रहा ना, वो कमी आप में है। ढूंढ लो किसी को, ढूंढ लो किसी को। हैदराबाद में क्या बोलते बड़े बुजुर्ग लोग, जब शरीर रहता ना, मैं अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, आप समझ जाओ। बोलते ज़ईफ को बुला के बिठाते, बैठ मियां जरा बैठ, किस तरह चाय लेके आओ, चाय पिलाते। बोल मुझसे पूछते पान खाता तू? कौन सा खाता?
जो भी पान मान खिला के तो बड़े लोग बैठ के उसको घूर के देखते हो। अच्छा अब समझ में आया तेरा खेल। अब उन्हें परेशान दो बड़े लोग बैठे हुए, एक आदमी बोलता देख मियां तू अभी इस उम्र में आ गया, ये दीवार कूदने की उम्र नहीं है, तेरी उम्र ऐसी है दीवार नहीं कूदना, छत डाल ले अपने आप पे, सुधर जा। राहुल गांधी हैदराबाद में बहुत बड़े हकीमा है, जरूरत पड़ी तो ले देख लो। तो आप हमको बोलेंगे, तुम एक बोलेंगे 100 बोलूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इम्तियाज जलील साहब गवाह है, 300 बीजेपी के एमपी तैयार रहते सुनने के लिए। 5 मिनट की तकरीर में अल्लाह का इतना बड़ा करम होता कि दलील और दलाइल के साथ अल्लाह मेरी जबान से ऐसे अल्फाज निकालता कि वो सन्नाटा जारी हो जाता, सर पकड़ लेते, ये कहां से किधर लेके चले गया। ये भाई साहब ये हैदराबाद का फायदा है। देखो आप चाकना खाते तुम लोग पाया ये सब है। अब इन्हों जो है नहीं अभी हमारे मुंह को लग गए, ऐसा करते अरे क्या करते, क्या कर रहे आप, मुल्क को क्या कर दिए। मैं फिरका परस्त हूं तो महाराष्ट्र में शिवसेना क्या सेकुलर हो गई, शिवसेना के साथ अलायंस कर लिए, उद्धव ठाकरे को दूल्हा बना दिए। उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलता है, अशोक राव चौहान मिनिस्टर बाजू बैठे, अजीत पवार उस वक्त इनके साथ थे, उनके बाजू बैठे। वीडियो है देखो आप, उद्धव ठाकरे कांग्रेस की ताईद से चीफ मिनिस्टर बन के बोल रहे कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। बोलो राहुल गांधी तुमको फख्र है, तुमको फख्र ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे वालिद ने तो मस्जिद के ताले खुलवाए थे। मस्जिद का नुकसान तो मेरा हो गया ना। तुम तो सेक्युलर हो, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम्हारा पूरा खानदान दूध का धुलावा है। इस मुल्क में गुनाहगार तो हम ही हैं, जिसके चेहरे पे टोपी और दाढ़ी है वही गुनाहगार है, वही गुनाहगार है। बताइए आप फिर क्या करना चाहिए। याद रखिए मोदी हो या राहुल हो, ये कभी भी दलितों की, मुस्लिम अकलियत की, आदिवासियों की सियासी लीडरशिप को कभी पसंद नहीं करते। कौन सा मुस्लिम कायद है बताओ कांग्रेस में। अरे ये टूटा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता, कुछ भी होगा। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान साहब कलकत्ता गए थे, फसाद हुआ, कांग्रेस के खिलाफ बोला कि वहां पर कलकत्ता में फसाद हुआ। दूसरे दिन पार्लियामेंट गए, मौलाना आजाद की शेरवानी फाड़ दिए लोग। ये मजहबी क़यादत को से इख्तलाफ नहीं है, जहां सियासी क़यादत की बात आएगी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ना मोदी बर्दाश्त करेंगे ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, माजिद हुसैन एमएलए रहेगा, इंशाअल्लाह जीतेगा, मगर माजिद हुसैन आदिलाबाद के एक मासूम बच्चे की तकलीफ को बयान करेगा। माजिद हुसैन करीमनगर में अगर कोई नाइंसाफी होगी तो माजिद हुसैन उस इमाम की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। ये इनको नफरत है। और लोग बोलेंगे नहीं कांग्रेस में भी कोई है। मेरे भाई, ये गुलाम बनते हैं, ये कायद नहीं बन सकते। ये गुलाम बनते हैं, सर झुकाना पड़ता है, जी में जी मिलाना पड़ता है, जो हुक्म होगा वही खाना पड़ता है। अरे तुम मुंह नहीं खोल सकते, हम देख चुके। मैं इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में, हम सीना तान कर बोलते हैं, वहां पर कुछ नहीं बोला जाता। पूछो जितने मुस्लिम एमपीज है पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, क्या कभी बोलते नहीं बोलते। हमारी जब मेरी और इम्तियाज साहब की तकरीर होती, पूछते आके कब बोल रहे नु। हम उनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। इम्तियाज साहब 1-2-3 बार बोले, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते, बोलो ना। तो लोग बोले नहीं हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमारे को।
मेरे भाई याद रखो, ये शहर आपका है। इस शहर में एक नमूना ऑलरेडी है, एक नमूना है। दूसरे नमूने को आगे बढ़ने मत दो। याद रखो, ये जो नामपल्ली का हल्का है ना, इसमें बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, इसकी फिजाओं में बुराइयों का खात्मा किया, घरों में इस्लाह माशरा किया, चेहरों को सुधारा, किरदार को सुधारा और आपको रूहानियत की तरफ लेकर गए। खुदा के लिए समझो मेरी बात को, एक एमएलए जरूर होता है, मगर एक एमएलए एक आइडियल भी होता है। अगर कोई नौजवान ये देखेगा कि मेरा एमएलए खुलेआम गुनाह करता है और गुनाह को सेलिब्रेट करता है, वो बुराई को बुराई नहीं मानता, तो फिर इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताओ आप? इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा बताओ आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहतरम अख्तरुल ईमान हमारे बिहार प्रदेश के सदर और रुकने असेंबली अख्तर भाई आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए, मजलिस के 5 एमएलए जीते बिहार में, कितने जीते? 4 एमएलए को कांग्रेस खरीद ली, 4 एमएलए को। महाराष्ट्र में मोदी खरीदे ना इनके एमएलए को, तो राहुल गांधी बोले जमहूरियत का खतल हो रहा, और बिहार में हमारे 4 एमएलए को खरीद लिए, तो क्या महात्मा गांधी हो रहा था वहां पे? अच्छा, एक एमएलए तो 60-70 लाख में बिक गया, जमीर फरोश। अच्छा, 60-70 लाख में बिक कर यहां से जो जुबली हिल का कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसको बोला मैं दुबई में होटल खोल रहा हूं, आप दुबई में चल के इनॉग्रेट करिए। तो जुबली हिल के कांग्रेस का कैंडिडेट बोले मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। खैर दे, दुबई की होटल में बिरयानी बेच रहे, और दुकान पे क्या नाम है मालूम है आपको? हैदराबाद की बिरयानी। और हैदराबाद में बोलते कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। अरे मेरे नाम पर, मजलिस के नाम पर तुमको इज्जत मिली और कांग्रेस ने तुमको खरीद लिया। जब कुछ नहीं होता, बताने का मकसद क्या है कि आपकी सियासी क़ियादत को ये लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। और एक मिसाल दे रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, वहां पर 50 एकड़ जमीन पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर से कहा कि यहां पर एक आईटी टावर बनाइए मुस्लिम अकलियत के लिए। गवर्नमेंट तैयार हो गई। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके बोलते ये कौन सा काम हो रहा है कि एक आईटी टावर एक समुदाय को दिया जा रहा है। इख्तलाफ करते, मजम्मत करते, तो कर्नाटका का कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार उसका नाम है, वो बोलता कि नौजवानों का क्या मजहब है, मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है? डीके शिव कुमार, अगर नौजवानों का कोई मजहब नहीं है तो तुम कास्ट सेंसस की बात क्यों करते हो? तेलंगाना में TSIIDC है, जिसमें कानून है कि 12% SC/ST को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को मिले। 50 एकड़ जमीन पर महेश्वरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बारकस के आगे जलपल्ली है, वहां पर आएगा तो मोदी और कर्नाटका के डीके शिव कुमार जो यहां पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे, बोले क्या है मुसलमान को कैसा बनता? अरे तुम क्यों नफरत करते मेरी तरक्की से? क्या मेरी बेटी स्टार्टअप नहीं खोल सकती? क्या मेरे नौजवान बच्चे सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं खोल सकते उस आईटी टावर में? अरे ख्वाब हमारे पूरे करना है। हम नहीं जिंदा रहेंगे मगर हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ तो ख्वाब उनको दो, उनके ख्वाब को पूरा करो। तो नहीं, आईटी टावर नहीं खोल सकते, ये कांग्रेस की मिसाल। और फिर आप देखते कि लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वो बोल रही है, बोल रही। मेरे भाई नरेंद्र मोदी भी 2014 में बोले थे आप तमाम को 15 लाख आ जाएंगे भाइयों बहनों। तो बेचारा गरीब किशन नगर का चिर्रे का बोला 15 लाख। फौरन उन्होंने जीत गए, बोले जनधन अकाउंट खोलो ने, बोला अब तो आ रहे। जनधन अकाउंट खुल गया। 1 साल 2 साल उन्होंने बोल रहे आ रहे अब डालता हूं, जब डालता हूं।
बेचारा भारत का गरीब एक आस में 5 साल निकाल दिया। समझा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले मित्रों 15 लाख डालेंगे, तो अचानक मालूम हुआ मोदी ने कह दिया मैं चौकीदार। अब 15 लाख कहां थे, चौकीदार कहां देता 15 लाख। तो मेरे भाई, ये गरीबों से इस्तेसाल किया जा रहा है, ये गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। अरे गारंटी है तो इत्तेहाद की गारंटी दे सकते हैं। तुम इत्तेहाद को मजबूत करो, हर चीज की गारंटी तुमको मिलेगी। मजलिस को आपने मजबूत किया, जितने गवर्नमेंट के स्कीमें थी मजलिस ने उन तमाम को पूरा करवाया। मिसाल के तौर पर नामपल्ली में आपके लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि नामपल्ली में मजलिस की नुमाइंदगी पर जो गवर्नमेंट की स्कीमों से आपको फायदा पहुंचा, ये मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। हां, डबल बेडरूम नामपल्ली में 1760 लोगों को डबल बेडरूम मिला। मैंने थाली न मत मारो, और लोगों को मिलना है, हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। गरीब को उसका हक मिलना है। कितने पैसों से खर्चा हुए, 150 करोड़ रुपए ये मजलिस ने किया, गवर्नमेंट की स्कीम थी। फिर आप आ जाइए, ये बोलते कांग्रेस वाले हिंदुओं के खिलाफ है। अरे दीवाने, हम कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। मजलिस ने क्या किया, हमारे हिंदू भाइयों की शादी, बेटियों की कल्याण लक्ष्मी 1180 लोग बहन, हमारी हिंदू बहन बेटियों की शादी के कल्याण लक्ष्मी के चेक दिलाए। कितने दिलाए, 10 करोड़ 65 लाख। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बीसी बंधु में 300 लोगों को लोन दिलाए। कितने पैसे मिले, 3 करोड़। दलित भाई 100 हैं, 100 घरों को 10-10 लाख रुपए मिले। गवर्नमेंट की स्कीम है, 10 करोड़ रुपए उनको मिले। फिर आप आ जाइए और एक नामपल्ली में, हाँ अब आ जाइए, बोलते हैं खाली जज्बात की तकरीर करते, मुसलमानों का वोट लेके भाग जाते। अरे भाई साहब, 65 साल गुजर गए हमको यहां पर। दारुस सलाम हमने हासिल किया, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये पूरा अवाम का है, मेरा नहीं है। अब हमने क्या किया, नामपल्ली में गरीब मुसलमानों की तालीम के लिए टिमरिस से 2 रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए। उसमें 1502 बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटियों का हॉस्टल स्कूल कॉलेज, बेटों का हॉस्टल स्कूल और कॉलेज अलग। कितना खर्चा उस पर गवर्नमेंट से करवाया, 27 करोड़ 90 लाख रुपए ये गवर्नमेंट से करवाए। आसरा पेंशन कितना मिल रहा है नामपल्ली में मुस्लिम अकलियत को, 9255। कितने महाना पैसे डाले जा रहे, 2 करोड़ 5 लाख। अब तक कितने पैसे आए, 215 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के। नामपल्ली के इमाम मौजन को महाना तनख्वाह 106 इमाम मौजन, कितने महाना मिलते हैं उसमें, 106 को 5,30,000। कितने अब तक दिए गए, 3 करोड़ 60 लाख। ओवरसीज स्कॉलरशिप कितने नामपल्ली के बच्चे को जो लंदन अमेरिका में पढ़ रहे 2 साल के मास्टर्स कोर्स में 140, कितने पैसे उनके फीस में डाले गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर 21 करोड़ 29 लाख रुपए। शादी मुबारक में कितने शादियां करवाई हमने हमारी बेटियों की, 8,121। कितने पैसे मिले उनको, 71 करोड़। ये मजलिस ने काम करवाया। कोविड में 1000 सिलेंडर फ्री में बांटे, मजलिस की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं किए। तो ये आपको बताना जरूरी है, मजलिस हर स्कीम की गवर्नमेंट को लेकर करवाती। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। मेरी आप तमाम से अदबन ये गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप लोग सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए और मजलिस को वोट दीजिए। हाँ, एक बात याद आई, कल मैं एक वीडियो देख के आया जिसमें नामपल्ली का उम्मीदवार बोल रहा कि मैं एनकाउंटर करा दूंगा। नहीं, वैसे वो सब बातें नहीं करना, नहीं, सब नहीं। देखो, कुदरत उसके जबान से उसके बुरे अजायम को बयान करवा रही। एनकाउंटर करा दूंगा, क्या मतलब भाई?
तुम क्या उत्तर प्रदेश का राज हैदराबाद में करोगे? क्या काफी नहीं है वहां पर गोली मारी जा रही है? वीडियो है, एनकाउंटर करा दूंगा। किसका एनकाउंटर कराओगे? कितनों को मारोगे? अरे तुमने तो फसादात में तो बहुत को मरवाया था ना। तुम्हारा रिकॉर्ड है 1990 में चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए यही कांग्रेस ने फसाद कराया हैदराबाद में। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मर गए दोनों मजहब के। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। जो आपके बच्चों का एनकाउंटर करना चाहता है, क्या आप उसको वोट देंगे 30 तारीख के दिन? ये आपको फैसला करना है। ये आपको मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जज्बात में लाकर नहीं कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहचानो इन लोगों को, एनकाउंटर करा देंगे। हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चली। प्यारे बोल, कब मारता गोली? मैं आता हूं, गोली चलाएंगे, एनकाउंटर कराएंगे। अरे अभी कुछ हुआ नहीं, मगर अजाइम सामने आ रहे हैं। अभी भी आपके पास, मैं इसीलिए कह रहा हूं, वोट को जाय होने मत दो खुदा के लिए। आपको मुझसे इख्तलाफ है ना, मैं बड़ा नहीं हूं। मैं फिरका परस्ती, ये तमाम चैलेंजेस से मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मगर ये जो खतरा हमारे सामने, उसका मुकाबला करो, इसको खतरे को टालो। याद रखो, एक बार अगर नफरत का बीज बो दिया जाएगा तो बरसों लगेंगे उस नफरत को खत्म करने के लिए। 9.5 साल में हैदराबाद में फसाद नहीं हुआ, फायरिंग नहीं हुई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा मोटा कारनामा है। हम जानते हैं इन जालिमों को, इन फिरका परस्तों को हम जानते हैं कि कैसे इनसे सियासी तदबीर के जरिए इनको इनके नापाक अज़ाइम में इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन मजलिस को कामयाब करिए। सिर्फ इनफरादियत को मत देखिए, अपनी जमात के वोट का इस्तेमाल करिए। जमात के हक में पतन के निशान पर बटन दबाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, ताकि आरएसएस को मालूम हो जाए, हैदराबाद जिंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। सलाम वालेकुम। जरा जज्बात में आके भूल नहीं जाना।